नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आपका स्वागत। पिछले ई क्लास में ई लेक्चरर में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की योजना का अध्ययन किया। आज हम इस ई क्लास में प्लेटो के आदर्श राज्य पार्ट 2 के नाम से जो आदर्श राज्य की कल्पना और योजना जो कल के ई लेक्चर में पूरी नहीं हो पाई थी, उसके बारे में आज हम इस ई लेक्चर में अध्ययन करेंगे। प्लेटो चूँकि रिपब्लिक में उसने आदर्श राज्य की या दार्शनिक राजा की जो योजना दी, उसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा योजना और साम्यवाद की योजना बताता है। यह हमने पिछली ई क्लास में पढ़ा और समझा है। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना न्याय की प्राप्ति हेतु करने की बात करता है और प्लेटो इस बात को भी स्वयं स्वीकार करता है कि ऐसा दार्शनिक राज्य या आदर्श राज्य इस धरती पर संभव नहीं है, और इसी रिपब्लिक के विचार को अपनी अंतिम पुस्तक द लाज में वो उपराज्य व्यवस्था आदर्श राज्य की बात करता है। लेकिन उससे पहले हम प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो ने अपने प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से ही विचार किया है कि राजा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि क्या विद्यमान राज्य आदर्श राज्य की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में उसने नहीं सोचा। केवल आदर्श राज्य की जो अवधारणा थी या उसका स्वरूप था, उसके बारे में ही उसने रिपब्लिक में चर्चा की। उसने यह नहीं सोचा कि क्या जो वर्तमान राज्य व्यवस्था है, क्या इसमें कुछ सुधार करके इनको आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है या इनको आदर्श राज्य बनाया जा सकता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहले विशेषता है दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राज्य के लिए दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्वप्रथम तथा एकमात्र कर्तव्य समझता है। वह सत्य का अनवरत अन्वेषक होता है और उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। पहली जो विशेषता है उसमें बताया है कि दार्शनिकों का शासन होगा। अब चूंकि दार्शनिकों का शासन होगा और उसमें श्रेष्ठ आत्मा होगी, वो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होगा, अपने स्वयं के हितों का पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि उसमें एक समाज के हितों में ही समाहित कर लेगा। ऐसा दार्शनिक राजा की
या आदर्श राज्य की बात करता है। और दार्शनिक राजा की प्राप्ति के लिए वो अपने शिक्षा योजना देता है, और उस शिक्षा योजना में 50 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति जो शिक्षा में सफल होता जाएगा, वही व्यक्ति दार्शनिक राजा बनने योग्य होगा। और वो प्लेटो का मानना है कि उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण सम्मिलित होंगे या मौजूद होंगे। दूसरी जो विशेषता प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की बताई है, वो है निरंकुशता, असीमित नहीं है। कुछ विद्वानों ने ये माना कि प्लेटो के आदर्श राज्य में जो दार्शनिक राजा होगा वो निरंकुश हो जाएगा, उस पर न कानून का नियंत्रण होगा न समाज का नियंत्रण होगा। और उसके बारे में प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा की निरंकुशता असीमित नहीं होगी। पहली बात तो प्लेटो मानता है कि शिक्षा योजना द्वारा तैयार दार्शनिक राजा में श्रेष्ठ आत्मा निवास करेगी, तो उसमें अवगुण आने की संभावना बहुत कम मानता है प्लेटो। लेकिन फिर भी वो कुछ निरंकुश लगाने की बात करता है और कहता है निरंकुशता असीमित नहीं है। यद्यपि दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस कारण इसे असीमित निरंकुशता नहीं कहा जा सकता। वह यूनानी साहित्य के प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासन नहीं है। दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वे संविधानों के मूल प्रावधानों का पालन करेंगे। इसमें वो जो सीमाएं लगाता है या प्रतिबंध लगाता है उसके लिए कहता है कि जो संविधान हैं उनमें जो मूल प्रावधान होंगे उनका दार्शनिक राजा द्वारा पालन किया जाएगा। तीसरी जो विशेषता है आदर्श राज्य में न्याय, चूँकि प्लेटो का सारा फोकस न्याय प्राप्ति को लेकर है और न्याय की प्राप्ति के लिए ही उसने दार्शनिक राजा की कल्पना की। और दार्शनिक राजा कैसे बने या आदर्श राज्य कैसे बने, कैसे स्थापित हो, उसके लिए उसने साम्यवाद और शिक्षा की योजना बताई। आदर्श राज्य में न्याय होगा, ये प्लेटो के आदर्श राज्य की तीसरी विशेषता है। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने का मूल और मुख्य सूत्र है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखकर ही उसके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। चूँकि न्याय की प्लेटो अपने रिपब्लिक में न्याय की अवधारणा में बताता है कि जिस व्यक्ति में जिस प्रकार के गुण हैं या जिस प्रकार की योग्यता है, वो अपने उस कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, इसे ही न्याय कहा है। और इसमें दार्शनिक राजा केवल राज्य संबंधी कार्य करेगा तो आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति होगी। ऐसी विशेषता की प्लेटो के आदर्श राज्य की बताई गई है। नागरिकों को 3 वर्ग, प्लेटो ने आत्मा के भी जैसे 3 गुण बताए हैं, विवेक, साहस और वासना। उसी प्रकार नागरिकों में भी 3 वर्ग बताए हैं। आदर्श राज्य में नागरिकों के 3 वर्ग, शासक या दार्शनिक राजा का वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। ये वर्ग अपना विशेष कार्य करते हैं। दार्शनिक वर्ग राजनीतिज्ञता के कार्य से संबंधित है, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा तथा उत्पादक वर्ग श्रमिकों
कृषकों आदि के उपवर्ग में विभाजित होकर उत्पादन कार्य में लगा हुआ है। ये इस प्रकार से आदर्श राज्य में 3 प्रकार नागरिकों के 3 वर्ग बताए हैं प्लेटो ने। 5वीं जो विशेषता प्लेटो के आदर्श राज्य की है वो है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वो सर्वाधिक योग्य है। और ये 5वीं विशेषता आदर्श राज्य की है। और प्लेटो इस बात को रिपब्लिक में न्याय के लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए कहता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में अपनी विशेष प्रतिभा रखता है, विशेष गुण रखता है, उसी कार्य को वो संपादित करे और उसके लिए और वो स्वयं के लिए और समाज के लिए वो श्रेष्ठ होगा। 6ठी जो विशेषता आदर्श राज्य की प्लेटो ने रिपब्लिक में बताई है, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहेगी। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो। इसके लिए शिक्षा राज्य द्वारा सुनिश्चित एवं नियंत्रित होनी चाहिए। ऐसा प्लेटो के राज्य की 6ठी विशेषता है कि शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होगी। आदर्श राज्य के जो दार्शनिक शासक होंगे उनके नियंत्रण में होनी चाहिए, ऐसे उसने अपने आदर्श राज्य की विशेषता के रूप में बताया है। अगली विशेषता बताइए शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। और 7वीं विशेषता बताइए कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला तथा साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नवयुवक वर्ग के हाथों में न पड़ जाए। इसलिए उसने कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगाया। उसका विचार है कि केवल श्रेष्ठ साहित्य और कलाओं का ही प्रकाशन होना चाहिए। ये विशेषता वर्तमान सामाजिक परिवेश के हिसाब से ठीक है कि ऐसे वर्तमान क्या सभी कालों में ऐसे कुरुचिपूर्ण तथा साहित्य पर प्रतिबंध होना चाहिए जो नवयुवकों के भविष्य को या उनके विचारों को द्वलित कर उनको गलत रास्ते पर ले जाए। इसलिए वो कहता है कि ऐसे साहित्य और ऐसी कलाओं पर दार्शनिक राजा द्वारा पूर्ण प्रतिबंध होगा। आदर्श राज्य की साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक व सैनिक वर्ग की न तो अपनी कोई संपत्ति होगी और न ही अपना निजी परिवार। प्लेटो का विचार है कि ये साम्यवादी व्यवस्था ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है जिससे अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठ संपादन कर सके या अपने कार्य को श्रेष्ठता के साथ संपूर्ण कर सके। अगली विशेषता स्त्री पुरुषों को समान अधिकार। आदर्श राज्य में प्लेटो स्त्रियों को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। वो किसी भी रूप में स्त्रियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। आदर्श राज्य की ये विशेषता है। और सर्वाधिकारी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति से सर्वाधिकारवादी है क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना नियंत्रण रखता है। इस प्रकार से ये प्लेटो के आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएं हैं।
प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वेपर लिखते हैं कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य में ही निहित है। इस प्रकार ये आदर्श राज्य संबंधी जो विशेषताएं थी उनका आज हमने अध्ययन किया, और अगले ई लेक्चर में हम आदर्श राज्य की कमियां या दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें।